मेरे जो दादा से मैं स्टार्ट करूँगा कि जो जिन्होंने अपने मतलब कि योगदान भी दिया 1971 की लड़ाई में, जब पाकिस्तान ने और बांग्लादेश ने 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण किया था भारतीय सेना के सामने। तो उस समय उन्होंने उसमें भी योगदान दिया। फिर उसके बाद मेरे पापा थे, वो भी फ़ौज में रहे। और आपको पता ही होगा कि हमारे गांव के पास्ट के बारे में कि कैसे 24 आदमियों ने बहुत अटूट योगदान दिया ना, तो जिसका कोई मोल नहीं है। वो ऐसी चीज़ है कि मानो तो पत्थर है और ना मानो तो पत्थर है, और मानो तो इतने अच्छे स्तर पे तुम्हारे माँ बाप ने माता पिता ने तुम्हें पढ़ाया, ठीक है। और अगर तुम अच्छे से तैयारी नहीं कर सकते 2-4 साल, तो वो सब बेकार चला जाएगा, पूरी ज़िंदगी बेकार चला जाएगा। मुझे पनिशमेंट मिल रही थी, तब मुझे पानी पिलाया था, तो उस टाइम पे मैंने 8 बाल्टी पानी पी ली। तो वो मोमेंट मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता कि कहीं भी कैसी भी कठिनाई आ जाएंगी, लेकिन वो मोमेंट था, उसमें ऐसा लग रहा था कि बस मेरी जान जाने वाली है बस, लेकिन मैंने ना नहीं कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष भारत न्यूज़। मैं हूं आपके साथ उमेश कश्यप। मेरे साथ बैठा व्यक्ति, खैर तो नहीं कहूँगा कि पहचान के मोहताज या अन्य पहचान, एक ऐसा जवान बैठा है कि जब आप घर पर सुरक्षित हैं तो शायद यही वो लोग हैं। सर, आपका स्वागत है निष्पक्ष भारत न्यूज़ पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। सर, आपका बचपन कैसा रहा? बचपन हर व्यक्ति का एक सही होता है कि हाँ, शुरुआती दौर में थोड़ा संघर्ष का लगता है कि यार बहुत संघर्ष कर रहे हैं ना, और ये सोचते हैं कि कब बड़े होंगे, कब हमारे कंधों पे जिम्मेदारियाँ आएंगी, कब हम सोचेंगे कि एक ऐसा वक्त आएगा कि तब आदमी जिम्मेदारियाँ उठाता है ना, घर वालों की देखभाल करता है। लेकिन जब हम खुद बड़े हो जाते हैं तब लगता है कि यार जिम्मेदारियाँ आ रही हैं, अब थोड़ा और कठिन होना ज़रूरी है ना। तो इसी प्रकार बचपन रहा, क्योंकि मेरा जो हमेशा पास्ट रहा है वो डुमरी गांव से रहा है, और मैंने यहाँ पे आर्मी पब्लिक स्कूल झांसी में अपनी शिक्षा प्राप्त की। तो वहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, वहाँ से आते थे हम लोग, कभी छुट्टी हुई तो आ जाते थे यहाँ गांव घूमने के लिए, फिर रहे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने अपने शहर में ही निकाला है, झांसी में। पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है आपका? पारिवारिक बैकग्राउंड ही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो इंसान की एक पर्सनैलिटी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मेरे जो दादा से मैं स्टार्ट करूँगा कि जो जिन्होंने अपने मतलब कि योगदान भी दिया 1971 की लड़ाई में, जब पाकिस्तान ने और बांग्लादेश ने 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण किया था भारतीय सेना के सामने। तो उस समय उन्होंने उसमें भी योगदान दिया। फिर उसके बाद मेरे पापा थे, वो भी फ़ौज में रहे। और आपको पता ही होगा कि हमारे गांव के पास्ट के बारे में कि कैसे 24 आदमियों ने बहुत अटूट योगदान दिया ना, तो जिसका कोई मोल नहीं है। वो ऐसी चीज़ है कि मानो तो पत्थर है और ना मानो तो पत्थर है, और मानो तो बहुत कुछ है ना। तो वही चीज़ याद कर कि हम बड़े हुए। मेरे पापा ने भी 15 साल योगदान दिया है, फ़ौज में रहे, और 15 राजपूत में रहे। उसके बाद मेरे भाई ने आर्मी ज्वाइन की, और फिर वही सिलसिला लगा रहा। लास्ट में मुझ में भी मोटिवेशन रहा है ना, एक ऊर्जा का स्रोत रहा कि यार नहीं, मेरे लेगेसी चली आ रही है सब लोगों की, फ़ौज में जाना है। तो मेरा भी यही एम है कि देश को समर्पण है अपना जीवन, हर सांस तक, हर गोली तक। यूपीएससी की ऑल इंडिया में 53वीं रैंक आना, इसको आपने किस ओर देखा? देखो, सबसे पहले ऐसा था कि मेरा फ़ौज ज्वाइन करने से पहले कोई मेरा एम नहीं था कि मुझे कुछ ऐसा करना है। बट जब फ़ौज में गया तब ये लगा कि यार इतनी अच्छी पढ़ाई करके, ठीक है, इतने अच्छे स्तर पे तुम्हारे माँ बाप ने माता पिता ने तुम्हें पढ़ाया, ठीक है, और अगर तुम अच्छे से तैयारी नहीं कर सकते 2-4 साल, तो वो सब बेकार चला जाएगा, पूरी ज़िंदगी बेकार चली जाएगी। तो आखिरकार मैंने निर्णय लिया कि यार अब तैयारी करते हैं, एक बार होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कम से कम पूरी लाइफ टाइम ये तुम्हें रिग्रेट नहीं रहेगा, कि संकोच नहीं रहेगा कि यार उस टाइम में अगर तैयारी कर लेता तो शायद कहीं से कहीं होता। तो बस वही एम लेके मैंने 3 साल अच्छे से तैयारी की, छुट्टी अपनी है ना सेक्रीफाइस की, त्याग दी कि कहीं नहीं आना छुट्टी। तो वो जो सेक्रीफाइस होता है 2 साल का, 4 साल का, हर इंसान देगा ना, तो वो भी कहीं से कहीं पहुँच सकता है। तो बस वही तैयारी करते रहे। हर एक सेकंड ये सोचता था कि अगर मैं 1 घंटे पढ़ाई एक्स्ट्रा कर रहा हूँ तो मैं कई लड़कों को पीछे कर दूंगा, और अगर मैं 1 मिनट भी पढ़ाई नहीं करूँगा तो कई लड़के मुझसे आगे चले जाएंगे। अगर हर सेकंड ये विचार तुम्हारे मन में है ना, तो तुम बहुत आगे तक जाओगे। तो यही विचार है वो 53वीं रैंकिंग का। और ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है कि ऑल इंडिया रैंकिंग फर्स्ट भी आ जाती है तो कोई उसमें कोई बड़ा वेरिएशन नहीं होता है, सेम आदमी वही होता है, सेम हम होते हैं, बट थोड़ा बहुत पड़ जाता है मार्क्स का डिफरेंस, बस यही चीज़ है। आजकल के जो युवा हैं उन लोगों के लिए यूपीएससी रैंक और अपने देश के लिए एक सबसे बड़ी रैंक है यूपीएससी। तो उस विषय पे आज का युवा तो उसको सोच के बाद वो कह देता है कि एक बहुत बड़ी सीमित सीमा है, हम पे नहीं हो पाएगी। उन लोगों के बारे में आपके क्या विचार हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आजकल युवा ना
देख रहा है किसको, दूसरों को, समझ रहा है हाँ। कि वो क्या चाहता है कि जो दूसरे चल रहे हैं वैसा उसका हो जाए, लेकिन उसने कैसा किया है, उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहता है। इंसान, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सफल बनूं, आदमी चाहता है कि मैं अच्छा राजनेता बनूं, है ना, अच्छा नेता बनूं, इस जगह में मेरा सिलेक्शन हो जाए, हर जाए। लेकिन जो व्यक्ति पहले से है, उसने जिस प्रोसेस को फॉलो किया, जिस, है ना, समय से गुजरा है, उस समय को नहीं निभाना चाहता है। आपका कहने का मतलब है कि सपने तो बड़े सोचते हैं लेकिन संघर्ष बड़ा नहीं करना एग्जैक्टली वही चीज़ है। तो वही चीज़ है कि अगर मान लो कि एक लड़का सैनिक है, तैयारी कर रहा है, वो उसका सिलेक्शन हो जाता है, तो सिलेक्शन तो हर बंदा पाना चाहता है। यहाँ पे सामने बैठे हैं, सब बैठे हैं, तो सब सिलेक्शन पाना चाहते हैं। लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि मैं 1 घंटे ज़्यादा तैयारी करूँ, ताकि जो लड़के तैयारी करें उससे ज़्यादा मेरा, है ना कहीं निर्णय निकले। तो वही चीज़ है। सर, यहाँ का जीवन, वहाँ ड्यूटी पे तैनात के जीवन में क्या अनुभव लिया आपने? पहली बात तो कि फ़ौज में 2 लाइफ होती हैं। एक होती है प्रोफेशनल लाइफ, है ना, हाँ। जिसमें मुझे अपने जवानों के साथ, बिकॉज क्या हुआ कि एज अ लेफ्टिनेंट आपको लगभग 700 से 800 आदमी स्टार्टिंग ऑफ दी ईयर में ही वो कमांड करने होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि उनकी जिम्मेदारी भी होती है हमारे ऊपर, है ना। अगर एक जवान कोई भी गलती कर रहा है, एक जवान की कोई भी दिक्कत है घर की, तो उस जवान के लिए वो सिर्फ एक दिक्कत है। लेकिन अगर ऐसे ही कर करके 800 बंदों की दिक्कत है, तो मेरे लिए 800 प्रॉब्लम हो गई, तो उनको झेलना है। लेकिन घर की बात थोड़ी अलग हो जाती है, क्योंकि इसमें हमें क्या है कि वैसे निर्णय नहीं लेने होते हैं जैसे अपने दिल पे पत्थर लेके वहाँ पे लेने होते हैं। अगर किसी जवान ने कोई गलती कर दी, तो वहाँ पे ऐसा होगा कि मुझे सोच करके कि भाई इसने गलती की है, इसका ये दंड मिलना चाहिए तो मिलना चाहिए। बट घर में थोड़ी चीज़ें अलग हो जाती हैं, बट कहीं ना कहीं घर का बहुत बड़ा योगदान रहता है हर चीज़ में, पर्सनैलिटी में भी, ठीक है। और वही उसूल एक इंसान के उसूल होते हैं कि वो चाहे बाहर रहे चाहे घर पे रहे, उसूल वही फॉलो करेगा कि मेरा विचार ऐसे हैं कि मैं अपने जवानों के बारे में अच्छे से सोचता हूँ। अब मैं घर पे आ जाऊँ तो यहाँ पे मेरे बारे में क्या सोचते हैं लोग, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उस लोगों के बारे में हमेशा अच्छा सोचूंगा, सबको भला ही सोचूंगा। सर, आज की राजनीति में और आर्मी में, हालांकि आर्मी राजनीति से एक डिफेंडिकल चीज़ है, लेकिन इसी आर्मी को एक राजनीतिक में बदला जाता है, उसे आप किस ओर देखते हैं? पहली बात तो कि फ़ौज में क्या होता है कि ये धर्म राजनीति से बिल्कुल अलग है। अगर हम ये सोच के चलेंगे तो फ़ौज नहीं चलेगी, टूट जाएगी, क्योंकि 4 पार्टियां बनेंगी, ठीक है, 4 धर्म बनेंगे। और जो हमारा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा फ़ौज का क्या होता है कि दुश्मन देश को हराना, तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। और वो पूरा नहीं हुआ है तो तुम्हारी फ़ौज का रहने का कुछ मतलब नहीं। हम पेंशन ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, उसका कुछ मतलब नहीं है। लेकिन क्या होता है, कहीं ना कहीं इन चीज़ों का थोड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है कि तुम अपने जवानों को अच्छे से मतलब समझाओ कि क्या चल रही है बाहर की राजनीति। और मैं तो ये कहूँगा कि फ़ौज राजनीति से बहुत परे है, और इसका जोड़ना कोई अर्थ नहीं है। फौज पर राजनीतिक दबाव नहीं होता? कुछ दबाव नहीं। पहली चीज़ होती है कि हमें राजनीति से कोई मतलब ही नहीं है। अगर एक कमांडिंग ऑफिसर एक यूनिट का, तो उस पर कोई भी नेता हो, MP हो, MLA हो, कुछ भी हो, हाँ। उसका कोई प्रेशर नहीं होता, डायरेक्ट कुछ नहीं कह सकता। बट ऑटोमेटिकली आप किसी से कहो, गवर्नर से कहोगे, गवर्नर CM से कहेगा, CM बात करेगा डिफेंस मिनिस्टर से, डिफेंस मिनिस्टर प्रेसिडेंट से बात करेगा, प्रेसिडेंट करेगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, ऐसे चेन घूम के आएगी, तो हमारे ऊपर दबाव हो सकता है। फिर भी जिम्मेदारियाँ अलग होती हैं, बहुत ज़्यादा अलग। सर, आर्मी और रॉ एजेंट में क्या फ़र्क है? रॉ एजेंट बहुत अलग चीज़ है। ये फ़र्क मैं एक बताऊंगा कि फ़र्क ये है कि हमने कोई अच्छा काम किया है तो हमारी रैंक है, हाँ। हमारा नाम है, ठीक है, हमारा सराहनीय है काम, ठीक है, कि एक रैंक होती है कि इस आदमी ने काम किया है, बहुत अच्छा किया है, अपना क्या बोलते हैं प्रदर्शन दिखाया है ना, साहस का। हाँ। लेकिन जो रॉ एजेंट हैं उनका ऐसा नहीं होता है। उनका क्या पता है, वो रिटायर्ड भी हो जाते हैं और उनके घर वालों को पता नहीं रहता कि मेरा लड़का रॉ में काम कर रहा है। तो ऐसी चीज़ें, तो वही अच्छे, मतलब वो भी अपना देशभक्ति का एक बड़ा स्रोत है, और जिन्होंने देश को संभाल रखा है। क्योंकि ऊपर से लड़ाई हम लड़ रहे हैं, लेकिन जो अंदर कीड़ा है उसको तो वही मारते हैं ना। तो वो बहुत कठिन वो है, जॉब है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है, उसको तो मैं बयां भी नहीं कर सकता। वर्तमान में सर आप कहाँ तैनात हैं? अभी मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी, क्योंकि मैंने 2022 में फ़ौज ज्वाइन की थी, 2021 में। उसके बाद में 2.5 साल मैंने फ़ौज में ऐसा जवान निकाला, फिर तैयारी करते करते मेरा सिलेक्शन हो गया। तो अभी मेरी 2 साल से ट्रेनिंग चल रही है भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून में। 2 साल बाद मैं पास आउट हो जाऊँगा 14 दिसंबर 2027 को।
तो अभी आपकी ट्रेनिंग चल रही है, अभी आप ट्रेनिंग के दौरान तो कहीं ऐसा भेजा नहीं जाता कि किसी बॉर्डर पे या किसी चीज़ पे किसी जगह? नहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमें ट्रेनिंग किया जा रहा है इसलिए कि ताकि एक ऐसा समय आएगा कि इनको हम सौंपेंगे भारतीय। अभी क्या है कि सारे ऑफिसर, जितने भी ऑफिसर कैडर के वो जवान हैं, कैडेट हैं, तो वो ऑफिसर सारे ट्रेनिंग कर रहे हैं। उसके बाद ऐसे पूरे देश में फैला देंगे जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी। कोई एविएशन में जाएगा, कोई आरटी में, कोई आर्मड में, कोई मैकेनाइज्ड में, कोई इन्फेंट्री में भी जाएगा। तो ज़रूरत के हिसाब से जिसका जो मन है चूज़ करने का, तो ऐसे जाते हैं। बस यही सीन है। ट्रेनिंग के दौरान कोई यादगार पल आपका? यादगार पल तो बहुत है, हर सेकंड यादगार पल होता है। ठीक है, मुझे पूरी ज़िंदगी में भूल गया हूँ, लेकिन मैं 2 साल नहीं भूला हूँ जो मैंने एकेडमी में निकाले, क्योंकि वहाँ का विचारधारा ही बिल्कुल अलग है। वहाँ पे विचारधारा पहली एक चीज़ होती है कि आपको गिव अप नहीं करना है, समझ रहे हो। कुछ भी हो जाए, कुछ भी अवसर का एक पहला सिद्धांत होता है, चाहे कुछ हो जाए, ऐसा कोई क्षण ही नहीं होगा कि या तो सांस रुक जाएगी तभी मैं हार मानूंगा, मतलब हार नहीं मानूंगा, ये सिद्धांत है, सीधी बात। हाँ, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो एक टाइम पे मुझे पनिशमेंट मिल रही थी, तब मुझे पानी पिलाया था, तो उस टाइम पे मैंने 8 बाल्टी पानी पी दी। तो वो मोमेंट मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता कि कहीं भी कैसी भी कठिनाई आ जाएंगी, लेकिन वो मोमेंट था, उसमें ऐसा लग रहा था कि बस मेरी जान जाने वाली है बस, लेकिन मैंने ना नहीं कहा। 8 बाल्टी मतलब कितना लीटर? अब आप जोड़ लो, एक बाल्टी में 15-20 लीटर होते हैं, तो उसी हिसाब से 100 लीटर से ज़्यादा, 100 से 150। हाँ, और 2 घंटे के अंदर कोई इंसान नहीं पी सकता। मैं तो ये कह रहा हूँ, कोई भी नहीं पी सकता, वो तो एक ही 2 घंटे में भी। हाँ, पिया आपने? पिया, और क्या। तो तब मुझे लग रहा था कि यार आज यही मतलब कि मोमेंट है कि जो मैं पूरी ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। तो ये पनिशमेंट था किसी चीज़? हाँ, पनिशमेंट मिलती रहती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। फौज का एक सिद्धांत है, गलती करिए तो पनिशमेंट लेना बनता है। तो करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। अभी मैं हूँ, अब मैं अपने जूनियर्स को कराऊंगा, जूनियर्स कोई गलती करेंगे तो उनको सिखाना किसकी जिम्मेदारी है? सीनियर्स की जिम्मेदारी है, ऑब्वियसली। तो वही करेंगे कोई गलतियाँ, हम ठीक करेंगे। सर, आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ भाजपा की सरकार है, गरोठा से आपके जवाहर राजपूत विधायक हैं। जी। इसके साथ मैंने यहाँ की व्यवस्थाएं देखी, तो यहाँ से लेके ककरबई से लेके बच्चों को आने जाने की, ना तो स्कूलों की व्यवस्थाएं ठीक ठाक हैं कि उन्हें ऐसा कोई वाहन मुहैया कराया जाए जिससे वो पहुँच सकें। वो दिक्कतें आपने भी झेली उस समय? जी, पहली बार तो मैं यहाँ रहा नहीं हूँ, ठीक है, कमरा हूँ, फिर भी मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे निकाला है। तो ये पहली चीज़ है कि ये आदरणीय विधायक जी का वो है ना, मामला है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी इंसान अपनी है ना अपॉइंटमेंट में है, कोई एमएलए है, तो वो हो सकता है जितना करता है, तो उसमें मेरा तर्क देना शायद बनता नहीं है। सर, आप जिस समय शिक्षा ले रहे थे उस समय आजकल के लड़कियों का एक एम है, उन लोगों का कहना है कि अगर हमारे पास जीएफ नहीं है, एक अच्छा मोबाइल नहीं है, तो उस युग को आप किस ओर देखते हैं? आपके जीवन में ऐसा पल रहा? हाँ, क्यों नहीं रहा ऑब्वियसली। पर पहली चीज़ ये है कि बलिदान जीवन का बहुत बड़ा सच है, और जिसने इसको अपना लिया है वो सिक्का चमक गया है, ठीक है। तो अगर कोई इंसान सोच रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड, ऑब्वियसली बात है, कोई ख़राब चीज़ नहीं है, और मैं सोशल मीडिया पे भी हूँ एक्टिव, कोई भी इंसान रहते हैं ऑब्वियसली रहते हैं, लेकिन अगर वो उस चीज़ को कुछ समय के लिए अपने से दूर नहीं रख सकते, अपने करियर को बनाने के लिए, अपने भविष्य को बनाने के लिए, तो वो तुम्हारे भविष्य को खोखला ही कर रहा है, कुछ अच्छा नहीं है। तो बस आपका भविष्य बन जाए, आप कुछ भी करो, कोई रोक रहा है, तो ऐसे ही समय है। आने वाले 10-15 वर्षों में सेना को आप किस दिशा में देखते हैं? सेना, आपको जैसे पता है कि रिसेंटली अभी अग्निवीर स्कीम आ गई है कुछ दिनों पहले, तो हालांकि लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ख़राब स्कीम है, बट फ़ौज के नज़रिए से, परसेप्शन से बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि जहाँ एक यूनिट होती है जहाँ पे 40-40, 200 बंदे होते हैं, एलएमसी काट रहे हैं, ठीक है, जिनका कुछ काम नहीं है, हाई एल्टीट्यूड रोड में नहीं जा सकते, ठीक है, कहीं वॉर टाइम सिचुएशन में वो किसी काम की नहीं है, तो फ़ौज उसको कैसे देखेगी कि उन आदमियों पे पैसा खर्च करने से अच्छा है जिनके जो रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन भी लेंगे, वो पैसा अगर हम आधुनिकता में लगाएं, अच्छे वेपन लें। एक 303 राइफल या इंसास राइफल से चलाने से अच्छा है कि एक नए लड़के को अगर हम AK-203 दें तो बहुत अच्छा है। तो वो चीज़ है, वही चीज़ अपने क्या बोलते हैं सेना को बहुत आगे तक लेके जाएगी। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आने वाले समय में अग्निवीर स्कीम का बहुत अच्छा प्रपोजल आएगा। क्योंकि पहले क्या थी कि राष्ट्रीय राइफल, आपने सुना हो तो नाम, तो राष्ट्रीय राइफल जम्मू कश्मीर के एरिया में नक्सलवादी को आतंकवादी को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे लगाई गई थी। तो शुरू में क्या है, हर रेजिमेंट से आ रहे थे, तो आदमियों में एक जोश नहीं आ पा रहा था कि कैसे चलेगा, लेकिन कुछ सालों बाद वो बहुत सक्रिय हुई और पूरे आतंकवाद को जम्मू कश्मीर से हटा दिया, ख़त्म कर दिया।
तो ऐसी चीज़ है कि स्टार्टिंग में भी हमें दिक्कत हो रही है अग्निवीर स्कीम को देखने में, ठीक है, अग्निपथ स्कीम को, लेकिन आने वाले दौर में ये सफलतापूर्वक काम करें। सर अभी सरकार ने एक फैसला लिया है कि अग्निवीर वाले व्यक्ति जब तक अग्निवीर होने के बाद फिर उनका रिटायरमेंट होगा उससे, तब तक वो शादी नहीं कर सकते। उस विषय पे आप क्या कहें? तो पहली चीज़ तो ये है कि जिन्होंने निर्णय लिया है वो मुझसे बहुत ऊपर है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रैंक है ना, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के अपने एक्सपीरियंस से 30-30 साल के एक्सपीरियंस, 40-40 साल के एक्सपीरियंस से, तजुर्बे से निर्णय लिया हुआ। ऐसे नहीं कि अगर कोई एक सिक्का भी हिलता है तो उसकी का पूरा इन्वेस्टिगेशन होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है इसलिए लिया हो क्योंकि शादी होने के बाद कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां आ जाती हैं, फिर लड़का ये सोचे कि अब शादी हो गई है, 4 साल की ट्रेनिंग खत्म हो गई है, अब मैं कहीं बाहर जाऊंगा तो मैं तैयारी ना करूं, है ना, तो ये विचार आ जाते हैं। तो शायद इसलिए कि बाहर जाके आप एक और बार जो अर्धसैनिक बल है, BSF है, CRPF है, CISF वो है, ठीक है, पैरामिलिट्री फोर्स है, तो उसमें आप जाके अप्लाई कर सको। रिजर्वेशन भी है, अब देखो तो UP पुलिस ने भी, MP पुलिस में हर जगह रिजर्वेशन है, तो बहुत अच्छी चीज़ है अग्निवीर स्कीम, मैं तो ये कहूँगा। पुलिस BS आर्मी क्या है? पुलिस और आर्मी क्या है? पुलिस का नज़रिया और आर्मी का नज़रिया किसके लिए? एक दूसरे के लिए। हाँ, पुलिस आर्मी का नज़रिया पहला ये है कि हमारा नज़रिया क्या है, सिद्धांत ये है कि हमें हमारा एम सबसे पहले है। तो हमारा एम है, अगर कि हमें बोला है कि इस एरिया में पीस चाहिए, शांति चाहिए, तो वही एम है। उसके लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़े, पुलिस की हेल्प लेनी पड़े, ठीक है, कोई IPS रैंक्स की हेल्प लेनी पड़े, कोई दिक्कत नहीं, हम लेंगे। तो और पुलिस का कहीं ना कहीं रहता होगा कि क्योंकि हम अल्टीमेट ऑप्शन है, अगर कहीं दंगा फसाद हो गया तो अल्टीमेट किसके पास जाएगी? आर्मी के पास जाएगी अथॉरिटी। तो ऐसे सीन है और जगह जगह पे वेरी करता है। अगर किसी जगह पे अफ्स्पा है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, तो वो लगा हुआ है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली पावर है आर्मी की, वहाँ पे पुलिस का कुछ नहीं होगा, ठीक है। और कहीं नहीं है नॉर्मल एरिया, तो वहाँ पे ऑब्वियसली बात है पुलिस की ज़्यादा है, पुलिस ऑथराइज्ड है वहाँ पे। तो ऐसा है, अपना एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, कंडक्ट ऑफ ड्यूटी अलग अलग है, फौज का अलग है, पुलिस का अलग है, और कोई किसी की में इंटरफेयर नहीं करता। सर बॉर्डर पे खड़ा जवान एनी टाइम गोली चला सकता है? ऐसा नहीं है, ऑर्डर्स डिपेंड करता है, क्योंकि उसका जो कमांडर होता है, पोस्ट कमांडर, उस पर क्या ऑर्डर है, उसके ऊपर ऑर्डर्स क्या दे रखे। बट अभी ऐसा सीन है कि ऊपर से भी बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ रखे हैं कि आप बिल्कुल निसंकोच होके कर सकते हैं फायर, पर डिपेंड करता है ऑर्डर की, क्योंकि ग्रेवेंसेस क्या है कि वहाँ पे सेंसिटिवनेस कितनी ज़्यादा है ना। अगर किसी जगह पीस है, जैसे LAC पे आप देखो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, जहाँ पे चाइना डिप्लॉयड है, हाँ। तो उस बॉर्डर पे नो फायरिंग का है, जो कि पंचशील एग्रीमेंट 1954 में साइन हुई थी, उसके तहत कोई किसी पे गोली नहीं चला सकता। बट अगर हम बात करें LC की, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है ना, जो जहाँ पे पाकिस्तान डिप्लॉयड है, तो वहाँ पे फायरिंग आए दिन चलती रहती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर डिपेंड करता है कि दोनों देश के बीच में डिप्लोमेसी क्या है, वो बहुत बड़े स्तर पे देखी जाती है। भारत के लिए सबसे अगर खतरनाक बॉर्डर है तो नेपाल? नहीं, नेपाल से तो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस हैं। अभी आप यहाँ देखो, टनकपुर के पास में तो महेंद्र नगर तो नॉर्मल जाना जाता है। बस ये है कि ये SSB है वहाँ पे, पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो भारत में आतंकवादियों को आने का रास्ता नेपाल, ये आप मान सकते हो। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश भी है ऐसे, बट नेपाल से हमारे डायरेक्ट रिलेशन अच्छे हैं, इनडायरेक्टली ख़राब काम हो रहा है, वो बात अलग है। तो वो चीज़ है। हालांकि आपकी शादी का क्या विचार है? अभी शादी का कोई विचार नहीं है। पहली बात तो अभी मैं कमीशन होने के बाद देखूंगा लड़के पे, कोई डिसीजन वो नहीं है, कंफर्म नहीं है। आज के युवा जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, आपकी ओर से उन लोगों के लिए क्या संदेश है? सबसे पहली चीज़ है कि UPSC को इंसान बहुत ज़्यादा वो मानता है, क्या बड़ी चीज़ मानता है। अब आप देखो कि एक लड़का है जिसमें बहुत सारा पोटेंशियल है, ठीक है, और उसमें बहुत ज़्यादा काबिलियत भी है, लेकिन वो तैयारी उस प्रकार की नहीं करता जैसी रिक्वायरमेंट है किसी एग्ज़ाम की। मैं सिर्फ UPSC के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सारे एग्ज़ाम्स के लिए बोल रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो लड़के तैयारी तो करते हैं। अब मान लो कि UPSI की तैयारी करनी है, लेकिन वो UPSI की तैयारी कर रहे हैं किस लेवल पे? SSC GD के लेवल पे, ठीक है, UP पुलिस के लेवल पे। तो वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। उससे ज़्यादा तैयारी रखो, अपना लेवल अच्छा रखो, ऑब्वियसली उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो अपने। और UPSC में क्या होता है कि आप कहाँ कब हुई ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्यों हुई वो चीज़, घटना क्यों घटी, वो ज़्यादा। अगर इस परसेप्शन से, इस विचारधारा से अगर तैयारी करेगा ना, तो UPSC भी क्या चीज़ है बताओ, है तो करेगा तो कौन, लड़के की तैयारी करेंगे, इंसान ही करेगा उसको क्लियर भी। तो बस ये चीज़ है। हमारे साथ आर्मी के जवान थे, आपने इन्हें सुना,
अच्छा लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा जो कमियां रही हों। जय हिंद, जय भारत।